हाँ, हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून सबको। आज हम जो यूपीएससी के पेपर में और वहीं पे देखते हैं कि यूपीपीसीएस के पेपर में, स्टेट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मैथ्स का रोल होता है। तो मैथ्स के अर्थमेटिक्स पे बात कर रहे आएंगे, और ये बात जो होगी एक बायोलिंगुअल होगी, ताकि अ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम दोनों समझ सके, है ना। तो इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को जानेंगे कि जो लोग इतना हाइप बना के रखे हुए हैं मैथ को, बहुत इजी है और इसको आसान तरीके से करना है और समझना है थोड़ा सा ना। कितना क्वेश्चन करना है, तो इस चीज़ पे देख के समझना है। तो आज हम मैथ पे बात करेंगे, जो कि अंगणित होगी। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं सीसैट का। सीसैट में हम जो सिलेबस देखेंगे, सेट में जो हम सिलेबस देखेंगे वो हम देख रहे हैं किसका। हम देख रहे हैं अर्थमेटिक्स। इसका देखेंगे अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स का देखें। अर्थमेटिक्स मतलब अंकगणित। अंक अंकगणित में कुछ सिलेबस देखेंगे और इसको जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो ट्रिक बेस्ड समझने की कोशिश करेंगे, कि अर्थात हमें बहुत मिनिमम टाइम देना, मिनिमम टेकिंग प्रोसेस ऑफ टाइम गिविंग दैट क्वेश्चन एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये चीज़ें हम देखने की सोचें कि बहुत कम समय दें और कम समय में चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनी भी रहे और मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि वही एग्ज़ाम की डिमांड है। एग्ज़ाम जो डिमांड कर रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फुलफिल करना है। तो हम, ताकि हमारा सी सेट का पेपर हो जाए, और उसके लिए हम काम करेंगे। पहला हम जो चैप्टर इसमें देखेंगे, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देन दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है, उस सेकंड चैप्टर का नाम होता है एलसीएम एंड एचसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन लघुत्तम समाप्त वर्तक और महत्तम समाप्त वर्त। लघुत्तम समाप्त वर्तक एवं महत्तम समाप्त वर्त। वर्त, लघुत्तम और समाप्त वर्त। देन दूसरा देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में जो हम देखेंगे वो होगा सिंप्लीफिकेशन, अर्थात सरलीकरण। सरलीकरण। देन चैप्टर नंबर फोर हम देखेंगे। चैप्टर नंबर फोर में जो चैप्टर होगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट।
हिंदी में इसे कहेंगे वर्गमूल एवं घनमूल। घनमूल। ठीक। देन नेक्स्ट चैप्टर जैसे हम देखते हैं, फिफ्थ चैप्टर के आंसर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या होगा हमारा? एवरेज, औसत। 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 सिक्स चैप्टर क्या होगा हमारा? एवरेज के बाद संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। आधारित प्रश्न, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। देन ये कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 होगा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। सेकेंड चैप्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समाप्त वर्तक एंड महत्तम समाप्त वर्त। ठीक है। देन वो थर्ड चैप्टर हमारा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। देन फोर्थ चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल एंड घनमूल। देन फिफ्थ चैप्टर एवरेज, औसत। देन सिक्स चैप्टर संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है। और जैसे ही हम देख लेंगे तो अब आगे हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, साधारण एवं दशमलव भिन्न। सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। साधारण और दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न चैप्टर नंबर होगा 7। चैप्टर नंबर 7। देन चैप्टर नंबर 8। देन चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज चैप्टर नंबर 8? चैप्टर नंबर एज रिलेटेड क्वेश्चंस, is related question, related question, is related question, आयु संबंधी प्रश्न। संबंधित चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम क्या देखेंगे? एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। एक्सपोनेंट एंड घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी। घातांक और करणी के बाद चैप्टर नंबर 10 हम देखेंगे परसेंटेज।
प्रतिशतता, या प्रतिशतता भी कहते हैं कभी कभी, यहाँ पे कभी कभी प्रतिशतता भी लिखते हैं। देन हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। अभी हम सिलेबस के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें देखना। चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लाभ, लाभ, हानि और बट्टा। देन चैप्टर नंबर 12 देखें। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समान। ठीक है, ठीक। देन चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 13 में कुछ चीजें देखेंगे। पार्टनरशिप, साझेदारी। देन चैप्टर नंबर 13 के बाद 14 में कुछ चीजें देखेंगे। 14 में, 14 में हम देखेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शंस, मिश्रित समानुपात। मिक्स्ड प्रोपोर्शंस, मिश्रित समानुपात, समानुपात। देन चैप्टर नंबर 15 में हम देखेंगे मिश्रित समानुपात के बाद टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इन चैप्टर नंबर 16 में हम देखेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, सिस्टर्न, नल एवं टंकी। नल एवं टंकी के बाद हम जो देखेंगे चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 में हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड समय एवं दूरी। समय एवं
देन चैप्टर नंबर 18 में, चैप्टर नंबर 18 में हम देखेंगे ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। अर्थात रेल संबंधी प्रश्न। रेल संबंधी प्रश्न, रेल संबंधी प्रश्न के पश्चात हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 अर्थात 19 में हम देखेंगे स्ट्रीम एंड बोट रिलेटेड क्वेश्चन। स्ट्रीम स्टीम बोट रिलेटेड मतलब जो नाव नहीं चलती है पानी में, धाराओं से संबंधित, उसकी बात हम कर रहे हैं। स्ट्रीम बोट रिलेटेड, धारा एवं नाव संबंधी प्रश्न। धारा नाव संबंधित। देन चैप्टर नंबर 20, देन चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 में हम देखेंगे मिक्सचर, मिक्सचर मिश्रण। देन चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21 में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सामान्य साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 21 22 में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में हम देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 22 अकॉर्डिंग टू 22 चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। देन आफ्टर हम देखेंगे विच चैप्टर 23 एरिया, 23 एरिया, एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देन आफ्टर हम चैप्टर देखेंगे 24, विच नेम ऑफ द 24 ऑफ द चैप्टर 24 इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठोस का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठोस का आयतन।
ठोस का आयतन देखेंगे। ठोस के आयतन के बाद जो हम चैप्टर देखेंगे 25 क्लॉक। 25 हम देखेंगे क्लॉक घड़ी। 25 क्लॉक। घड़ी घड़ी के बाद देन आफ्टर हम क्या देखेंगे 26 चैप्टर नेम हम देखेंगे। 26 जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा। आगे देन अलजेब्रा बीजगणित। बीजगणित 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 देन आफ्टर बीजगणित के देन आफ्टर अलजेब्रा देन आफ्टर 27 चैप्टर नेम्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस। सरल रेखाओं का ग्राफीय मान निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस। graphical representation of lines। हम देखेंगे सरल रेखाओं का ग्राफीय निरूपण। सरल रेखाओं का ग्राफिकल निरूपण, ग्राफीय निरूपण। देन आफ्टर चैप्टर नेम्स 28 चैप्टर 28 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के पश्चात हम जो देखेंगे चैप्टर नंबर 29। चैप्टर नंबर 29 ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। देन त्रिकोणमिति के बाद चैप्टर नंबर 30 हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 30 देखेंगे ट्रायंगल त्रिभुज। देन चैप्टर नंबर 31 देन चैप्टर नंबर 31 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। Then 32 chapter names
32 chapter names: circle, वृत्त. Then chapter 33 chapter names: polygons, बहुभुज. बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज. Then chapter name, next chapter, then next chapter name 35 chapter: prism and pyramid, prism and pyramid, prism and pyramid, प्रिज्म एवं पिरामिड. पिरामिड, प्रिज्म. ये हमारा सिलेबस होगा. सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. फर्स्ट सिलेबस, फर्स्ट पहला देखते हैं. तो पहला हमें जो चैप्टर दिखता है, फर्स्ट ऑफ चैप्टर हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिखता है सी सेट में? अगर हम देखते हैं अर्थमेटिक्स, देन अलजेब्रा भी देखेंगे, ढेर सारी चीज़ें देखेंगे. लेकिन पहले जब अर्थमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स अर्थात संख्या पद्धति. देन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समाप्तवर्त एंड लघुत्तम समाप्तवर्तक. देन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण. देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घातांक. देन आफ्टर एवरेज, औसत. देन आफ्टर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम, संख्याओं पर आधारित प्रश्न. देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, साधारण एवं दशमलव भिन्न. देन सेकंड एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न. घातांक एवं करड़ी संबंधित प्रश्न, प्रतिशतता या प्रतिशतता संबंधित प्रश्न. देन लाभ हानि एवं बट्टा संबंधित प्रश्न, अनुपात एवं समानुपात संबंधित प्रश्न, साझेदारी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे. फिर मिश्रित एवं समानुपात से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे. देन थर्ड में हम पढ़ेंगे इस समय एवं दूरी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस. देन ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, रेल संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे. देन स्ट्रीम एंड बोट रिलेटेड क्वेश्चन, धारा एवं नाव से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे. देन आफ्टर मिक्सचर पढ़ेंगे. मिक्सचर मतलब मिश्रण. मिक्सचर, दूध में पानी मिलाएं, पानी में दूध मिलाएं, या पानी की इतनी मात्रा की है, ये इसमें तेल मिला दीजिए तो इसकी कितनी मात्रा है अर्थात कि इसकी कितनी रेशियो है. देन उससे रिलेटेड हम चीज़ों को जानेंगे. देन उसके बाद हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज. साधारण ब्याज क्या होता है? अगर कोई 10 महीने पे दिया, 10 रुपया दिया, 12 महीने के लिए दिया तो उस पर 5% ब्याज लगा, तो बताइए इतने महीने इतने साल में कितने ब्याज लगेंगे. देन उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज से संबंधित होता है, उस चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित होता है, जो कि उसके जो उस पे ब्याज पर जो लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज, एक चक्र में कितना ब्याज लग रहा है उससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे. फिर उसके बाद पढ़ेंगे एरिया अर्थात क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे. क्षेत्रफल में कोई क्षेत्रफल चाहे चतुर्भुज ले लें, स्फेयर ले लें, क्वाड्रिलेटरल ले लें, ट्रायंगल शेप ले लें, चाहे जो भी शेप ले लें, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, समानांतर, कोई भी शेप लेके हम उसका एरिया पूछ लेंगे, या किसी फील्ड को ले लेंगे, या किसी हम बिल्डिंग को ले लेंगे, उसके एरिया के विषय में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, उससे संबंधित हम प्रश्न को जानेंगे. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में जो हम जानेंगे वो क्लॉक से रिलेटेड प्रश्न जानेंगे. क्लॉक से रिलेटेड प्रश्न जानेंगे अर्थात घड़ी से संबंधित प्रश्न जानेंगे. घड़ी, दो घड़ी की स्थितियों और मिनट और सेकंड और घंटों के बीच में कितना कोण बनेगा, कितना समय लगेगा, इस समय ये घड़ी इतनी बजी हुई है तो इसके अपोजिट समय में घड़ी का समय क्या होगा, इससे संबंधित प्रश्नों के विषय में हम
जानने की कोशिश करेंगे। देन हम बीजगणित की ओर आते हैं, वहाँ पे अलजेब्रा की ओर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस, सरल रेखाओं का ग्राफीय निरूपण हम देखेंगे कि वो ग्राफीय रूप से वो कैसे निरूपित होते हैं। ग्राफीय रूप से उनका हम देखेंगे कि कौन सा इस ग्राफ को फिट करने पर कौन सा आंसर आएगा जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बहुधा। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण देखेंगे, जैसे ax² + bx + c = 0, तो उसमें a और b और c का वैल्यू पूछ लेते हैं, तो उस वैल्यू के विषय में हम बताने की कोशिश करेंगे वो वैल्यू कैसे एक ट्रिकी बेस के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को कैसे आउटपुट करेंगे। देन हम देखते हैं ट्राइग्नोमेट्री में जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, इसके विषय में हम जानेंगे। जैसे sin थीटा = जो हम लंब बटे आधार, फिर उसके बाद उसके नियम में जाएंगे कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, तो ये हम जानेंगे। और उसके साथ साथ sin c + sin d क्या होता है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 कैसे आता है, इसको प्रूव इट करेंगे और इस सिद्ध करेंगे। और उसके साथ साथ tan² थीटा = 1/sec² थीटा या sec² थीटा -1, cot² थीटा = 1/tan थीटा, ये कैसे होता है, इन फॉर्मूलों को जानने के पश्चात हम इस पे आधारित प्रश्न को लगाएंगे और हम देखेंगे कि हमें कौन सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो हमारे प्रश्न नहीं हो रहे हैं, तो उस पर हम ट्रिक का सुझाव देंगे कि इस ट्रिक को फॉलो करो, उससे हो जाएगा। लेकिन ट्रिक फॉलो करने का तभी नियम अप्लाई होगा जब आप उसे डे टू डे रूटीन में उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फॉलो द डीज ओनली 1 days, देन आफ्टर यू विल रिप्लाई दैट ट्रिक ऑन द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो यू विल डू इट। That is not possible because you have to practice, man. Practice, man, is the practice. You have to practice every day. जब आप प्रैक्टिस आप रोज करेंगे, रोज अभ्यास किए आप, तब आप उस चीज को अप्लाई कीजिए। और जैसे ही अप्लाई उस चीज को करेंगे तो अप्लाई करना ही नहीं, वन इंटेंस सेइंग द वन इंटेंस ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन फाइंड द आंसर। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, इतना अभ्यास कर लिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप 1 पेन उठाएंगे और पेन उठा के आप नंबर देख के आप बता देंगे कि ये आंसर होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि व्यू ऑफ परसेप्शन ऑफ इंटेंस, अर्थात देखने का नज़रिया, पढ़ने का नज़रिया उस भाषा में आपकी हो जाती है और आपके दिमाग में वो चीज़ें बस जाती हैं। और जब चीज़ें बस जाती हैं तो वो मैथ की भाषा, हर एक चीज़ और जान लीजिए, हर विषय की अलग अलग भाषाएं होती हैं और जितने विषय होते हैं उनकी अलग अलग भाषाएं होने के कारण हमें उन विषय को उन्हीं की भाषा में समझना चाहिए। और जब हम किसी भी विषय को उन्हीं की भाषा में समझने लगते हैं और उन्हीं के नज़रिए से देखने लगते हैं, तो हमें ये अल्टीमेट वो गोल जाके मिलता है कि हम उस क्वेश्चन के मांग की समझने लगते हैं, और जिससे हम क्वेश्चन की मांग को समझते हैं तो वहीं पे हमें उसका परिणाम देखने को मिल जाता है। अब आगे हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज से संबंधित देखेंगे। समांतर चतुर्भुज है कि आयताकार चतुर्भुज है या मतलब खष्टीय चतुर्भुज है, जो चीजें चतुर्भुज से संबंधित होंगी, चतुर्भुज से संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें बहुत सारे पॉलीगॉन्स जो आगे हमने चर्चा की हैं उससे भी चीजें संबंधित यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो पॉलीगॉन्स में, बहुभुज में करेंगे। तो चतुर्भुज से संबंधित और उसके सिद्धांत भी कुछ होते हैं कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज है, प्रूव दैट इज क्वाड्रिलेटरल, तो इससे भी बातें संबंधित हम करेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे चैप्टर सर्कल, वृत्त देखेंगे। वृत्त में अर्धवृत्त भी देखेंगे। वृत्त में ये देखेंगे कि ये सरफेस बना हुआ है तो कितने अंश का एंगल बनाएगा। वृत्त में भी हम कोण बना के देखेंगे, जैसे कि हम कोण बना के वृत्त में ये देखते हैं कि ये अगर हमने मान लिया व्यास और यहाँ से हमने देख लिया तो एक यहाँ से बना दिया और फिर उसके बाद एक यहाँ से बना दिया, ठीक है, तो क्या ये सेम एंगल बनाएंगे? इस पर भी बातें हम देखेंगे। सेम एंगल बनाएंगे, ये देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी परिधि से दूरी जो होती है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी त्रिज्या क्या होगी ये जानेंगे, इसका डायमीटर क्या होगा ये जानेंगे, तो इन पे भी बातें हम करेंगे। फिर उसके बाद हम बहुभुज, वही हम चतुर्भुज में बात कर रहे थे, इसके बहुभुज से संबंधित करेंगे। बहुभुज से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उससे संबंधित चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रिज्म से संबंधित और पिरामिड से संबंधित प्रश्न जानेंगे। लास्ट चीजें अब जो बची वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक एक चैप्टर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा नंबर
सिस्टम। हम आप लोगों को इसलिए जल्दी में बताया कि ताकि हम सिलेबस को थोड़ा थोड़ा जान लें, और सिलेबस को जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो हम अपने माइंड में ये सेट बैठा लेंगे कि इसके बाद हमें ये चीज़ें पढ़नी है और इसके बाद इसकी ज़रूरत होगी और इसमें क्या क्या जानना है, ये थोड़ा सा एक समरी टाइप का दिमाग में चला जाए। और जब दिमाग में एंटर योर माइंड जस्ट लाइक ऑफ द समरी ऑफ द लेसन, तो आप रियलाइज करेंगे कि उस चैप्टर के विषय में आपके दिमाग में चलने लगेगा और आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। और सारा खेल तो माइंड का ही है ना। आप जब सोचेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तभी तो समस्याएं आएंगी, और जब समस्याएं आएंगी तो तभी आप, जब समस्याएं आएंगी तभी आप उस पर चीज़ें टीचर को लेंगे या अपने मेंटोर्स को लेंगे या किसी से पूछेंगे, तो तब आप सक्सेस रेशियो आपका बढ़ेगा। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं पहला जो है नंबर सिस्टम। आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। अच्छा, संख्या पद्धति पे हम जब बढ़ते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ट्रिक के माध्यम से ही समझें, क्योंकि समय की मांग को देखते हुए हमें कम समय में चीज़ों को सॉल्व करना रहता है, हल करना रहता है, इसलिए हम ट्रिक को रखेंगे। ये नहीं है कि आप एक दिन में ट्रिक को सीख लेंगे, प्रश्न ये भी उठता है। तो आप उसका रोज रोज अभ्यास करेंगे। आप वीक में 2 दिन, एक दिन रख लीजिए उस पर और उसको अभ्यास करिए, जिससे क्या होगा कि एक टाइम के बाद वो चीज़ें आपको पिन पॉइंट पे रहेंगी। चीज़ जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा और आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक है। जब प्राकृतिक संख्या या जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो तो योगफल अधिकतम संख्या का स्क्वायर होता है। When the natural number increases or decreases sequences, then sum of equal to maximum number of square। जब प्राकृतिक संख्या जब प्राकृतिक संख्या जब प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या घटते या बढ़ते क्रम में हो बढ़ते क्रम में हो तो संख्याओं का योगफल संख्याओं का योगफल अधिकतम संख्याओं का योग अधिकतम अधिकतम संख्याओं का योगफल स्क्वायर होता है, वर्गमूल होता है। क्या होता है? स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये चीज़ हटा सकते हैं थोड़ा सा और दिमाग में, ताकि क्लियर रहे आपका बना ये चीज़ करना है। तो आप यहाँ से ये कंप्लीट करके याद करने के लिए अधिकतम संख्याओं का वर्ग अधिकतम संख्याओं का वर्ग भी, उससे क्या होता है कि वो चीज़ें सही रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि कोई संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते 48 है, 49 है, 50 है। मान लीजिए कोई संख्या है मान लीजिए कोई संख्या है मान लेते हैं कोई संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे से करते 48 है, 49 है, और ऐसे करके 50 तक है। ठीक है, ऐसे करके 50 तक संख्या है। तो अब पूछता है कि ये बताइए इन
इन प्राकृतिक संख्याओं का जो, ये तो बढ़ता क्रम है, तो इन प्राकृतिक संख्याओं के बढ़ते क्रम का योगफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया इन प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक संख्याएं घटती होंगी या बढ़ती होंगी, एनी ऑफ नेचुरल नंबर इंक्रीजेस ऑफ द नंबर आर डिक्रीजेस ऑफ द नंबर इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर, अधिकतम संख्याओं का योगफल होगा। अर्थात हमारे पास क्या हुआ, लास्ट में 50 आया ना, तो 50 का हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर कर लेंगे, 50 का स्क्वायर कर लेंगे, 50 का स्क्वायर 50 मीन्स 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 मतलब अगर 20 को हम अगर थोड़ा सा गुणा कमजोर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इसमें पहले गुणा कर, ठीक है। देन हम क्या करें, इसको दोनों को जोड़ लें, अर्थात 20 पहले से रख लेंगे और 5 5 जा 25, 5 पचम 25, आंसर क्या हो जाएगा। हमने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या घटते या बढ़ते क्रम में हो तो ये क्या होता है, अधिकतम संख्याओं का योगफल होता है। तो हमने अधिकतम संख्या 1 2 48 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 48 49 50 तक, तो हमारे पास जो अधिकतम संख्या आया वो 50 आया। तो 50 का हमने क्या किया, अधिकतम संख्या का वर्गमूल वर्ग किया और वर्ग करने के बाद हमारे पास क्या आया, 25, ठीक है। देन हम वही दूसरा हम देखते हैं, इसी पर दूसरा हम देख लें तो क्या होगा, मान लो 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 51 ऐसे ऐसे 52 ऐसे ऐसे करते टोटल कितना है 60 तक। तो अब हमने क्या कहा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर या तो वो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो, अगर होगा तो हम इसको क्या करेंगे कि मैक्सिमम नंबर हम लेंगे, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर, अर्थात अधिकतम संख्या का हम होल स्क्वायर करें। हमारे पास अधिकतम संख्या क्या है 60, 60 का स्क्वायर करेंगे, वही मेथड 60 60 गुणे 60, 20 को हम ऐड कर लेंगे और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 जा 36, समझ में आया, सामान्य वो पूछ लेगा वैसे ही करके कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 80। अब यहीं पे मान लो ऐसे ऐसे करते करते वो क्वेश्चन कर लें कि यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 80 हो जाए, 80 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर स्क्वायर, अधिकतम संख्या का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 80, 80 गुणे 80, 20, 8 इंटू 8 16, 64, 64 64, बहुत आसान तरीके से यही था, कितना आसान है देख लो ना, आसान से आप पढ़ सकते हैं, बस ये है कि प्रैक्टिस करनी है। अब वहीं पर हम देखते हैं ये हमारा ट्रिक नंबर जो हमने ट्रिक लगाया, ये लगाया कि अगर प्राकृतिक संख्याओं पे लगाया, ठीक है। अब दूसरी हम चीज समझते हैं कि मान लीजिए कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या पूछ ले, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या पूछ ले, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे पूछ ले कि लगातार 6 सम संख्याओं का योग 460 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। The continual sum of the number 5, the continuous 5 numbers sum of the 660, then maximum sum of the number 10, tell the about the maximum sum of number। ये देखेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बड़ी सम या विषम संख्या, सम या विषम संख्या।
हाईएस्ट इवन आर ऑड नंबर, हाईएस्ट इवन आर ऑड नंबर, ऑड नंबर, हाईएस्ट इवन आर ऑड नंबर, हाईएस्ट इवन और ऑड नंबर। मान लो कि नंबर है 5 नंबर है 4 नंबर है, उसको हम क्या मान लेते हैं, नंबर, और जो योग है उसे यस मान लेते हैं। मान लीजिए कि संख्या है, संख्या क्या दिया हुआ, 5 लगातार संख्या, 6 लगातार संख्या, क्या दिया होगा, 5 लगातार संख्या लगातार, या 6 लगातार संख्या, 7 लगातार संख्या, 8 लगातार संख्या, 9 लगातार संख्या, 10 लगातार संख्या, इस तरह की प्रश्न में डिमांड होगी। तो इन संख्याओं का योग दिया होगा, संख्याओं का योग। ये जो लगातार संख्या दिया गया है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल यन, को हम मान लेते हैं स्मॉल यन, ठीक है। और जो योग दिया गया है इसको मान लेते हैं यस, सम, स्मॉल कैपिटल या स्मॉल, या स्मॉल या स्मॉल, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा यस अपान यन ब्रैकेट में n-1, क्या फॉर्मूला बन के आया, अर्थात संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, नंबर, देन कंटिन्यूअस हाउ मच ऑफ नंबर, हाउ मच ऑफ नंबर, कंटिन्यूअस नंबर, कंटिन्यूअस नंबर, कंटिन्यूअस नंबर। क्लियर। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये देखना, जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो पहला क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं कि मान लो कि हम लेते हैं कि 6 सम संख्याओं का योग, 6 सम संख्याओं का योग 360 है, 6 सम संख्याओं का योग 360, लगातार 6 सम संख्याओं का योग, लगातार 6 सम संख्याओं का योग, लगातार 6 सम संख्याओं का योग, का योग 360 है, ठीक। क्वेश्चन ये है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इतना है, और इस आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। continuously 6 even number, continuously 6 even number sum of 360, then which number of highest number, tell about। हम पीछे की ओर थोड़ा सा देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि हमने क्या, फॉर्मूला हमारा क्या था, यस अपान यन n-1, ठीक, यस अपान यन n-1, इसका मतलब हमारा यन क्या है 6 है, और यस हमारा क्या है 360 है। अब हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा यस अपान n-1 फॉर्मूला है, तो हम रखेंगे हमारा मान वैल्यू क्या है 360 अपान 6 -1, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे प्लस का, तो ये यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, अब प्लस, देन 6 6 जा कछंग 36, यहाँ पे कितना बचा 60, यहाँ से घटाया तो कितना बचा इसको 5, तब क्या हुआ 60 प्लस 5 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65। कितना आंसर हो गया 65। सबसे बड़ी सम संख्याओं का योग, सबसे बड़ी सम संख्या जो है क्या है 65। हाईएस्ट इवन नंबर 65। ऐसे ही हम दूसरा देख लेंगे, जैसे हम बोल दें कि लगातार 10 संख्याओं का योग 1000 है, तो बताइए सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। लगातार क्वेश्चन पीछे उसी के मॉडल पे लेते हैं। लगातार यहीं पर हम क्या लिख दें, लगातार 10 सम संख्याओं का योग 1000 है, वही क्वेश्चन बना, ठीक है। लगातार 10 सम संख्याओं का योग 1000 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, यस एन अपान प्लस एन माइनस 1, यस एन अपान एन इक्वल टू एन माइनस 1, यस अपान एन प्लस एन माइनस 1। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है 1000 बटे 10 प्लस 10 माइनस, ये फॉर्मूला हुआ, 0 से 0 बचा 100 प्लस 9, सबसे बड़ी सम संख्या 109 हुई। क्लियर, ये तरीका। वहीं पर सबसे छोटी सम या विषम संख्या भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी सम संख्या हम पूछेंगे, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या पूछेंगे, उस स्थिति का हम आकलन करेंगे। जब भी हम सम या विषम संख्या पूछेंगे, जब भी प्रश्न में ये दिया है डिमांड, देखिएगा प्रश्न की डिमांड क्या है, मांग क्या है प्रश्न की 2 मांगे होंगी। या तो पहली मांगे होंगी कि हाईएस्ट इवन नंबर, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है। या तो होगी दूसरी मांग होगी सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, ठीक है। तो अब इन कंडीशनों में हमें देखना है कि बड़ी सम संख्या, इन कंडीशनों में देखना है कि इसमें सम संख्या पूछा गया है, इसमें विषम संख्या पूछा, ठीक है। तो सम और विषम संख्या दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। अगर सबसे बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी, अगर उसने कहा कि सबसे बड़ी की बात की, तो सम संख्या और विषम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या और विषम संख्या प्लस विषम संख्या, ठीक है। इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, और इसको इसने कहा कि बड़ी हो, बड़ी शब्द। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा सम संख्या या विषम संख्या, किसी भी विषय में पूछे, लेकिन ये पूछे सबसे बड़ी, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है तब ये लगेगा n माइनस 1, ये हमेशा लगेगा। यस एन अपान यस एन अपान यस एन अपान यस अपान एन प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला ले। अगर क्वेश्चन में रहे कि सबसे बड़ी लगातार 5 संख्याएं हैं जिनका योगफल इतना है, और अब बताइए सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी या सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, which highest number of even number or which highest number of odd number, then you can reply of that question of formula that s upon n plus ब्रैकेट में n माइनस 1, ओके। इसको अप्लाई, नेक्स्ट देखेंगे। वहीं पर अगर क्वेश्चन में
बड़ी की जगह अगर छोटा पूछ ले, क्वेश्चन में बड़े की जगह अगर छोटा पूछ ले, थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। यहां पे अगर छोटा पूछ, छोटा छोटा, स्मॉल 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 स्मॉल, क्या दो संख्या, सम और विषम दोनों हो सकते, सम एवं विषम, सम एवं विषम, इवन आर ऑड, इवन आर ऑड। लेकिन कंडीशन है कि छोटी स्मॉल हो, स्मॉल इवन और ऑड पूछे। अगर हाईएस्ट इवन और ऑड पूछता है तो समान n प्लस n माइनस 1, लेकिन स्मॉल अगर पूछता है हाई इवन आर ऑड नंबर, तो देन आप अप्लाई कौन सा करेंगे, यस अपान n माइनस 1, मीन्स यस अपान n माइनस 1। चेंजेस आप देख रहे हैं, जहां पे क्या है प्लस है जब बड़ी संख्याएं पूछ रहा है सम और विषम, लेकिन वहीं पर अगर छोटी संख्या सम और विषम पूछेगा तो वहां पे माइनस रहेगा, यस अपान n माइनस n माइनस 1। क्लियर। अब इसके लिए हम अप्लाई करते हैं उसी सेम क्वेश्चन पे जो हम पहले से कर चुके हैं। मान लीजिए कि इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, दे आस्किंग अबाउट दैट क्वेश्चन, 6 लगातार सम संख्याओं का योगफल 360 है। तो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या ज्ञात कीजिए। वहीं पे पूछ ले 6 लगातार संख्याओं का योगफल 360 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। कंडीशन, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 6 लगातार सम संख्याओं का योगफल 360 है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी सम संख्या या विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या या विषम संख्या, या विषम संख्या, ये पूछेगा। जब इन कंडीशनों में पूछता है तो हमारे पास इन कंडीशनों में यस अपान n माइनस 1, अभी जो कि फॉर्मूला आपको बता दिए, अब उसी पे अप्लाई करते हैं। 360 अपान 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 6 जा 36, 60 माइनस 5 इक्वल टू 55। समझ पा रहे हैं? ये अब छोटी सम संख्या, वहीं विषम संख्या पूछ लेता तब। ठीक, दोनों फॉर्मूला समझ में आया। पहले फॉर्मूले में उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी लगातार 5 लगातार या 6 लगातार संख्याओं का योग 360 है, तो इनकी सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या बताइए, बड़ी यूज किया। तो उसमें क्या होगा, यस अपान n देन प्लस n माइनस 1। वहीं पर 6 लगातार सम या विषम संख्या है, 6 लगातार सम या 6 लगातार संख्याओं का योग 360 है, तो ये बताइए सबसे छोटी सम या विषम संख्या। छोटी का यूज कर ले, छोटी के सेंस में जहां प्लस है वहीं माइनस रख देंगे बस, यस अपान n माइनस 1 फॉर्मूला रख देंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या होती है, अपवर्त की संख्या बराबर बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल, ठीक है। अब इस नियम का प्रयोग हम तब करते हैं जब बड़ी वैल्यू अर्थात बड़ी जो संख्या है वो पूर्णतः कट जाए, जो भागफल में से एक घटाकर नियम का प्रयोग करें। मतलब बड़ी जो वैल्यू है पूर्णतः कट जाए, ठीक है, जिसका प्रयोग तो हम क्या करेंगे, भागफल में एक घटाएंगे, और छोटी वैल्यू में पूर्णतः कटने का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम क्वेश्चन को देखेंगे तब उसके बाद हम समझेंगे। हम नियम समझ लें क्वेश्चन का।
तब उसके बाद मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन उसने कि 1000 और 2000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 6 से विभाजित, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक बड़ी संख्या है 1000, छोटी संख्या 2000 बड़ी संख्या, तो हम 1000 में भी 6 का भाग करेंगे, 3000 में भी 6 का भाग करेंगे, तो जो आएगा उसी को हम घटा देंगे। तो हम क्या अपवर्त की संख्या प्राप्त कर, जैसे अपवर्त की संख्या हमें कैसे प्राप्त कर, देखो अपवर्त 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 संख्या हमें प्राप्त कर, जब अपवर्त संख्या हमें प्राप्त करनी है तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल, बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भाग, छोटी वैल्यू का भागफल, ये पढ़ा, ठीक। जैसे अब ले लेते हैं 1000 एवं 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 1000 एवं 2000 के बीच, एवं 2000 के बीच, 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 6 से विभाजित हों, विभाजित होंगी। कोई प्रॉब्लम, यही देखना है। सबसे छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या ये हो गई, तो इसमें क्या है कि बड़ी संख्या का भागफल, ठीक है, क्या कहा गया है, बड़ी संख्या का भागफल माइनस छोटी संख्या का भागफल। अब भागफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमें 6 दी गई है दोनों में से हम भाग करेंगे, ठीक है। अब भाग करने के बाद जो हमारे पास बचता है हम उस चीज को क्या करेंगे, वहां पे। और एक चीज और है, जो छोटी संख्या है उस संख्या का हम एक चीज देखेंगे, एक चीज ये देखेंगे कि छोटी संख्या हमारी जो लास्ट में घटाने पर जो सबसे बड़ी, तो ठीक है, ठीक। इस नियम में हम एक चीज और देखेंगे, तो भागफल एक घटाकर नियम का प्रयोग करते हैं, तो जो है दिखा रहे हैं, मतलब जो छोटी संख्या बड़ी संख्या का पहले भाग करके हम देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। उस तरह बताएंगे तो समझ में कम आएगा, पहले करके बता। 6 है, अब इसको हम 6 से कर, अब यहाँ पे 6 ले लिए, या इसी संख्या को आप करिएगा, मैं इस संख्या को जैसे बता दे रहा हूँ कैसे करना। और छोटी संख्या, बड़ी संख्याएं आपसे मैं करवाने की कोशिश करूँगा, छोटी संख्या हम और ले सकते हैं यहाँ पे, तो जो दूसरी छोटी संख्या है 100 और 200 भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 और 200 कर लो, और 200 भी कर, बड़े वाले को आप करें, छोटे वाले को एग्जाम्पल बताऊँ ताकि अच्छा लगे। पहले क्या करेंगे, 6 का भाग करेंगे, 6 का भाग करेंगे ताकि हम देखें 6 कहाँ तक जाएगा। और 6 का जब भाग करेंगे, 6 से अगर छोटी भी संख्या हो सकती है, छोटी, अगर इस भाग को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आगे हम करके बताएंगे इसको। मान लो 3 ले लो,
ठीक है। अब अगर हम 100 में 3 से करते हैं तो हम क्या करेंगे? 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे। वहीं पर हम देखते हैं 100 का, 200 का। 200 का हम देखते हैं 3 छंग 18, यहाँ पे 18, यहाँ पर तब फिर 3 छंग, यहाँ पे ये 66 हुआ, तो ये 33। अब इस नियम को फॉलो करते हैं यहाँ पर। अब इसी के अनुसार 1000 और 2000 का हम देख, इसी के अनुसार 1000 और 2000 का देख तो आप करेंगे। अब जब ये होगा तो हम इसमें हम कर क्या सकते हैं कि बड़ी संख्या हमारी क्या है? 63, ठीक है। 63 छोटी संख्या क्या है? भागफल 33, 66 माइनस 33 बराबर कितना है? 33। वैसे ही हम अब 1000 का करें, 6 वाले ऊपर करके करें, ठीक। अब 6 का यूज करके कर सकते हैं। 6 को ऐसा करो कि 10 से आगे ना जाए। अब आगे हम थोड़ा सा करके इसको बताते हैं। देन वही अब वही क्या होगा, यहाँ पर 18, यहाँ पे 333, 166 ये आया। 333, 166। अब इसको क्या करेंगे? 333 माइनस 166 कर देंगे। अब जो आएगा आंसर हो। अगर अपवर्त की संख्या बतानी है और उसमें क्वेश्चन रहे कि 1000 एवं 2000 के बीच कितने संख्या हैं, हाउ मच नंबर इन द 1000 बिटवीन द 1000 and 2000 that who completed divided by 6, तो उसमें अगर कहे कि 1000 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो आप क्या करेंगे कि वो 6 को 1000 में भी भाग करेंगे और 2000 में भी आप डिवाइड करेंगे, और उनका जो भागफल आता है, डिविडेंड जो आता है करने पे, अब उसको हम क्या करेंगे? बड़ी वाले भागफल, बड़े वाले संख्या का भागफल जो आता है माइनस छोटी वाली संख्या के भागफल से हम घटा देंगे। जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वो अपवर्त्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अपवर्त्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन कीजिएगा, होता रहेगा। अब आगे एक नियम हम समझते हैं। अब किसी प्रश्न में अगर कुल संख्या या राशि निकालने हेतु जब आय का कुछ भाग खर्च किया जाता है उससे संबंधित, मान लीजिए कोई प्रश्न है और उसमें कोई राशि निकालनी है, कोई राशि निकालनी है, तो उसमें वो जो आय कर रहा है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी आय कर रहा है, तो ठीक है, तो वो कुछ राशि
उस आय में से निकाल दे रहा है, अर्थात खर्च कर दे रहा है। उससे संबंधित हम प्रश्न को देखेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये ठीक है, इसकी आय है कुछ, इसकी आय मान लीजिए x है, और ये x आय है, इसकी आय है, आय इनकम, इसकी इनकम, आय इनकम, ठीक है। इस इनकम से ये कोई पर्सन, ठीक है, कहीं काम कर रहे हैं ये, तो इनकी आय है, इनकम है, और इस आय में से क्या कर रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं कुछ, खर्च कर रहे हैं कुछ। और ये खर्च क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उस आय का 1/2 खर्च कर दिया, तो उस आय का 1/2 मतलब x गुणे 1/2, अर्थात हम कह सकते हैं x/2 इन्होंने खर्च कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए कि उनके पास कितना पैसा बचा। पूछ लेता है कि राम ने 10,000 रुपया महीना कमाया, राम इज अर्निंग ऑफ इन द मंथ ऑफ 10,000, देन ही हैज स्पेंड आउट 1/2 rupees of whole money, of whole income money, then what has the money। अर्थात राम ने 1,000 रुपये एक महीने में कमाया, या राम की आय 1,000 रुपया है, वो उस 1,000 में 3/4 रुपया खर्च कर देता है, तो राम के पास अब कितने पैसे बचे हैं, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो जब ये प्रश्न पूछता है तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है, इसका नाम मोहन है, ठीक है, मोहन, ठीक है, मोहन की जो आय है, मोहन की आय कितनी है, मोहन की आय मान लीजिए 15,000 रुपये है, या 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये मोहन की, 15,000 रुपये मोहन की आय, तो 15,000 रुपये मोहन की आय है, 15,000 मोहन की इनकम है, ठीक है। उसमें से मोहन, मोहन 5/3 रुपया खर्च कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो बताइए, उनके पास कितना पैसा बचा, उनके पास कितना पैसा बचा, कितना पैसा बचा। जब बात बचने की हुई तो उसके पास पैसा कितना टोटल था, पैसा मोहन के पास 15,000 रुपया था, अब मोहन ने खर्च कितना कर दिया, 5/3। तो हम इसका फॉर्मूला लेंगे, संख्या या राशि, हम जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो चीज़ों को समझना चाहेंगे, ठीक है। संख्या, अब ये एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और है, वो ये है कुछ भाग जो खर्चा किया, अब उनका कुछ भाग होगा अनुपात में ना। तो अब इनका हम जो फॉर्मूला लिखाएंगे, शेष बची हुई राशि, हम ये देखेंगे शेष बची हुई राशि पूरे हर बटे अंश एवं हर का अंतर। यही समझ में आया। अगर इस चीज को समझे तो ठीक, नहीं समझ रहे हैं तो इसको डायरेक्ट मेथड पे भी हम लगाएंगे। 15,000 + 3, अगर हम डायरेक्ट मेथड देखें तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे 15,000 है, ठीक है, उसने क्या किया, कितना बटे भाग खर्चा कर दिया,
तो अर्थात 5/3 ना, 3/5 कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 3000 बराबर 9000। ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर ट्रिक का मेथड देखते हैं तो ट्रिक के मेथड पे अंश एवं हर का अंतर देखिए। अंश एवं हर का अंतर देखेंगे या हम देखेंगे कि अगर ये ज़्यादा कठिन होगा, मतलब थोड़ा सा ये लगेगा कि ज़्यादा याद करना है, इस पे हम चीज़ों को न देख के हम डायरेक्ट मेथड, तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से लें, अगर डायरेक्ट चीज़ों को दें, तो हमारे पास जो उठ के आता है कि राम जो मोहन की आय थी, कुल आय, कुल आय, कुल आय गुणे जो अंश था हर में चला गया, हर बटे अंश, हर बटे, यही हुआ ये फॉर्मूला। ये किसके बराबर होगा जो निकालना चाहते हैं कि अब उसके पास कितना पैसा बचा, कितना पैसा, कितना पैसा इसके साथ। क्लियर। और इससे संबंधित हम चीजें जा सकते हैं, जैसे कि शेष बची हुई राशि गुणे हर, उसका पूरे का बटे अंश एवं हर का अंतर, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि कुल आय जो हर में दिया हुआ मान है, अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर अंश में चला जाएगा, जो अंश है वो हर में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने हर बटे अंश। ठीक है, कोऑर्डिनेट बटे डिनोमिनेशन, तो वो अंश का मान हर में कर देंगे, अंश का हर का मान अंश में कर देंगे और गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास बची हुई राशि। वहीं पर हम आगे देखते हैं, समझ में आया ना। अब मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन दे दें कि यहीं पर हम दे दें, यहीं पे हम दे दें टॉली चाय वाला, या कोई और नाम, यक्स कुछ भी नाम दे दें, वो एक महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, 1 लाख कमाता है, लेकिन वह अपनी इनकम का, लेकिन वह अपनी इनकम का कितना रुपया खर्चा कर देता है, 5/4 रुपया खर्चा कर, लेकिन वह अपनी इनकम का, एक एक चाय वाला है जिसका श्याम नाम है, वो क्या करता है, वो एक, वो अपनी आय का 4/5 रुपये खर्च करता है। यदि उसके पास, यदि उसके पास 1 लाख रुपया है तो उसकी आय कितनी है, यदि उसके पास 1 लाख रुपया है तो उसकी आय कितनी है, समझ पा रहे हो ना। अब आय निकालनी है, जब उस व्यक्ति की आय निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि उसने कितना खर्च कर दिया, 4/5। ठीक, इसका मतलब इसे हम क्या करेंगे, 5/4। कोई दिक्कत, मैंने कहा अंश की बातें हर में, हर की बातें अंश में, और कितने पे खर्चा किया, 1 लाख पे। पहले देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नहीं 5/4, 5/4 है, 5/4 है इसको, वही कहे मैं, पहले क्वेश्चन देख लो, ये तो गलत हो जाएगा जी। क्वेश्चन में 4/5 है, क्वेश्चन, क्वेश्चन में 5/4, क्वेश्चन में 5/4, क्वेश्चन में 5/4। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 4/5 हो जाए। ठीक है, तो
5 टू जा 10, 4 इंटू अब उसका पेमेंट कितना हो गया 80,000। पेमेंट कितनी हो गई 80,000, अर्थात तो उसकी आय कितनी है 80,000। मोहन, श्याम, रमेश जो अपनी आय का 5/4 रुपया खर्चा कर देता है, जिससे कि खर्चा कर देता है, जिसमें कि मोहन और श्याम या मोहन कोई भी नाम लिख लो, मोहन ही ले लेते। मोहन अपनी आय का 5/4 रुपया खर्चा कर देता है, तो उसके पास जो राशि बचती है वो 1 लाख रुपया बचती है। और 1 लाख रुपया बचती है, तो ये बताइए उसकी आय कितनी है। समझ में आ रहा है बात? अर्थात मान लीजिए कि रमेश है, रमेश को लेते, रमेश अपनी आय का 5/4 रुपया खर्च कर देते, या इसको ना लेके अपनी आय का देख लो 8/6 रुपया खर्च कर देते। और उनके पास ये क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं। और उनके पास अभी बचा हुआ पैसा कितना है, बचा हुआ पैसा जो पैसा है उनके पास अभी 64,000 रुपया। बचा हुआ पैसा कितना है 64,000 रुपया। जब बचा हुआ पैसा 64,000 रुपया है, तो हमने बताया क्या कि ये कहाँ चला जाएगा, अंश में, हर अंश में आ जाएगा। तो 6/8 गुणे 64,000, ठीक, 8 जा 64, 6 इंटू 8,000 8,000 बराबर 48,000। तो उसकी इनकम कितनी है 48,000। मैं इससे हम उसकी आय बता, क्लियर? जब इससे आय का पता चल जाता है, तो इससे हम मोटा मोटा चीजें जान जाते हैं। हम अब ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे। और दूसरा, राम अपनी आय का, या राम जो है अपनी आय का 10/13 भाग खर्चा कर देता है। राम अपनी आय का 10/13 भाग खर्चा कर देता है, या 13/10 भाग खर्चा कर देता है। 13/10 भाग खर्चा कर देता है। उसके पास अभी खर्च करने के पश्चात जो राशि बची हुई है वो 69,000 रुपया है, 6900 रुपया है। तो अब बताइए कि उसकी आय कितनी है। तो हमने कहा क्या कहा कि जो अंश में होगा वो हर में चला जाएगा, जो हर में होगा वो अंश में चला जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम 69,100 गुणे 10/13 लिख देंगे। और 13 में 69, 1300 गुणे 10 बराबर 13,000। आय कितनी हो गई 13,000। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन को हम करेंगे। देन अगर मान लीजिए किसी संख्या में कुछ घटाने पर परिणाम मूल संख्या के a/b से d अधिक हो, तब वह संख्या होगी। नहीं समझ पाए? मान लीजिए कि किसी संख्या को या किसी संख्या में 25 घटाने पर
परिणाम मूलतः 10/11 से 20 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे कि जो संख्या है हमारी, घटाने का बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उन संख्या को हम जोड़ लेंगे और परिणाम मूल संख्या जो है जितना आए, और कहें कि इससे अधिक मतलब 10 से अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। तो अब इस परिस्थितियों में हम करते हैं क्या कि उन दोनों संख्या को हम कोलैप्स कर जोड़ लेते, और जोड़ने के बाद अर्थात हम फॉर्मूला अगर बनाएं, मान लीजिए किसी संख्या में, फॉर्मूला बनाते हैं आगे का, थोड़ा सा ट्रिक पेश। मान लीजिए किसी संख्या में n घटाने पर परिणाम मूल संख्या के, या किसी संख्या में a घटाने पर, किसी संख्या में a घटाने पर परिणाम मूल संख्या के a/b से c अधिक हो। यदि किसी संख्या में a घटाने पर, मान लो यदि संख्या में a घटाने पर a घटाने पर परिणाम मूल संख्या के परिणाम मूल संख्या के परिणाम मूल संख्या की b/c हो, b/c से d अधिक हो, b/c d अधिक हो। ठीक है, b/c से d अधिक हो, तब वह संख्या, तब वह संख्या तब वह संख्या क्या हो, अर्थात तो हमारे पास कौन से घटाने पे मिल रही थी, a घटाने पर, a घटाने पर क्या मिल रहा था, b से अधिक हो, ये बात कह रहा था। तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस d, a प्लस d इंटू c अपान b एंड c का अंतर, b और b और अब कोई क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन उठा के इस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे हमने कहा किसी संख्या में से, किसी संख्या में से पच्चीस घटाने पर, आगे देखते हैं,
किसी संख्या में से किसी पच्चीस घटाने, किसी संख्या में से 25 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के पर परिणाम मूल संख्या के 6/8 से 6/8 से 6/8 से 15, 6/8 से 15 अधिक है तो वह संख्या है। 15 अधिक है, 15 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? ये बात आएगी। अर्थात इसको हम क्या मान लें, ये वाले थोड़ा देखें, इसको हम मान लें ए, 25 है ना, इसको हम मान लें ए, मान लें ए, और इसको मान लें हम बी। ठीक, मान लें हम डी, तो मान लें हम डी, तो मान लें, तो मान लें हम डी। ठीक, ए और डी। अब इन संख्याओं को ए और डी मान लिया। अब आगे, अब आगे हम क्या करेंगे, तो हमने माना है, अब ऊपर हम रखेंगे कौन सी संख्या, प्रीवियस, फिर देख हम इस, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ई, साथ यहाँ पे हम रखेंगे, तो मान लें क्या, सी, मान लें बी। चलिए अब हमारा फॉर्मूला सेट हो जाए। हमने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है उस पे देखेंगे, a प्लस डी इंटू सी, बी और सी का अंतर। ए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी गुणे सी बटे बी और सी का अंतर एवं सी। ये फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी अर्थात 25 प्लस 15 प्लस 15 ये मिला, गुणे सी, सी मतलब 8 बटे ए और सी का डिफरेंस अर्थात 2, ये मिला ना, 25 15, 25 5 3 10 40, 40 गुणे 8 बटे 2। ठीक है, अब इसमें करें 2 चौक 8, 4 चौक 16, 160। आंसर क्या हो, जब तुमसे पूछे
किसी संख्या में से 25 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 6/8 से 15 अधिक है। किसी संख्या में से, किसी संख्या पूछ रहा है, वो संख्या दिया ही नहीं है। किसी संख्या में से पूछ रहा है, किसी संख्या की बात करें, किसी संख्या की बात करें और किसी संख्या को पूछे, किसी संख्या में से, संख्या मान लीजिए कोई x है, ठीक है, किसी संख्या में से 25 घटाने पर परिणाम मूल संख्या 6/8 से 15 अधिक है। किसी संख्या में से 25 घटाने पर परिणाम मूल संख्या मतलब तो ये परिणाम मूल संख्या 6/8 से 15 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है ये बताना। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास घटाने की दिया है, मतलब घटाने पर जो प्राप्त होगा उसे हम a मान लेंगे, ठीक है, और जो अधिक संख्या है उसे हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे d होना चाहिए, ये d होना चाहिए, ये d। जो घटाने पर संख्या है उसे a मान लेंगे, और जो अधिक संख्या होगी, इतना अधिक है, उसे d मान लेंगे, और गुणे जो यहाँ पर हर में दिया गया है उसका वहाँ गुणा कर देंगे, और a और b जो मूल संख्या 6/8 से, तो मूल संख्या जो a/b फॉर्म में दिया है उसे a और b का अंतर निकाल लेंगे, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि वह संख्या क्या है। तो वह संख्या 160 है। 160 में 25 घटाने पर परिणाम मूलतः हमें 6/8 से 15 अधिक मिलता है। देख लीजिएगा अप्लाई, क्लियर। वैसे ही हम दे दें कि ऐसा है, किसी संख्या में any of the number subtract the 35, then out of resultant 7/8 is greater than 13, then what is number। अर्थात किसी संख्या में इतना नंबर दिया गया है, अर्थात 35 दिया गया है, उसमें घटाने पर परिणाम मूलतः संख्या के 6/8 से अधिक या 7/8 से अधिक है, 7/8 से 20 अधिक है, तो वह संख्या। इस कंडीशन में जो संख्या घटाने वाली होगी उसे a मान लेंगे, जो अधिक संख्या होगी उसे d मान लेंगे, अर्थात a + d, और जो हमारे हर में है उसका गुणा कर देंगे, a + d गुणे c बटे दोनों जो संख्या है मूल संख्या का अंतर, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं मूल संख्या का अंतर, क्योंकि परिणाम मूल संख्या 6/8 से, ठीक है। तो अब क्या होगा, संख्याओं a और b या c और b कह सकते हैं, या b और c भी कह सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस c - b और b - c, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम इन संख्याओं को दिखा देते हैं, ठीक। बस आज के लिए बस यहीं तक क्लासेस, फिर नेक्स्ट डे हम आगे नंबर सिस्टम को बढ़ाएंगे, और ऐसे समझते रहिए चीज़ों को, और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन बैंक उठाइए, तो क्वेश्चन बैंक्स उठा के उसको अप्लाई कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।